गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, संरचना, वृद्धि एवं बनावट के संबंध में। आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था है और लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसका क्रम या इसका सीक्वेंस नित्य दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रस्तावना के संबंध में अगर हम बात करेंगे, भूमिका के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। पूरे विश्व में जब हम विश्व की श्रेणी की बात करते हैं तो 7वें नंबर में हमारे देश की नंबर आता है। साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है। इसको भी आप जानते हैं कि जनगणना की 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर डिजर्व करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब केवल 2.42% हमारी जनसंख्या है, लेकिन हमारी क्षेत्रफल है, लेकिन हम जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर में आते हैं। काफ़ी शोचनीय है, क्योंकि हमारे पास जितना लैंड नहीं है उससे अधिक रहने वाले लोग हैं। परंतु यहाँ संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17.3% भाग निवास करता है। विश्व का 17.3% भाग हमारे इस छोटे से देश पे, हम छोटा ही देश तो कहेंगे क्योंकि ओनली 2.42% है, यानी 2.42% है, वो कमी है उसके। हम लोग पूरे विश्व की अगर हम बात कर लें, पूरे विश्व गोलार्ध की बात कर लें उसके संबंध में, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये रेशियो आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत की कुल जनसंख्या अब, क्योंकि 2011 के हिसाब से कितना था, 121 करोड़ था, लेकिन हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के अनुसार 128.5 करोड़ है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है तथा पश्चिम से पूरब तक 2,953 किलोमीटर है। ये हमारा पूरा विस्तार है। कहने का अर्थ क्या है कि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब की तरफ। भारत की स्थल सीमा की बात करते हैं हम लोग, जो धरातल की बात करते हैं, वो 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें बे ऑफ बंगाल आप सभी जानते हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है, वो हमको पश्चिम बंगाल के आसपास, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, तेलंगाना के कुछ हिस्से, उसके बाद चेन्नई जो हिंद महासागर बे ऑफ बंगाल में आता है, उसके बाद हिंद महासागर का भी कुछ क्षेत्र आता है, जिस पर नितांत आप सब देखते हैं कि जो साउथ चाइना सी, जो चीन है, उसका अपने दबदबाहट की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो हिंद महासागर, इंडियन ओशन का कुछ भाग हमारा है। इस पर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसके साथ ही ये तो इतना हो गया। फिर इधर आप मुंबई चले जाएंगे। मुंबई जो हमारा है, गुजरात का कुछ समुद्री तटीय इलाका है, तो वो सारे अरब सागर में आते हैं। गोवा जो हमारा एक है, वो भी इस अरब सागर में आता है। साथ ही दादर और नागर हवेली और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो अरब सागर में आते हैं। एक दक्षिण की तरफ आप देखेंगे, साउथ की तरफ देखेंगे तो वो है साथ में अंडमान, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का हिस्सा है। तो ये सारे मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर का ये टाई अप है। उसके बाद भारतीय जनसंख्या की प्रत्याशा आयु, मतलब कम से कम कितने लोग जो जिनकी प्रत्याशा आयु की हम बात करते हैं, तो जो वर्ष 1971 से 81 तक के पुरुषों का 58 साल था और महिलाओं का 53 साल था, जो आज बढ़ करके, इसमें जो हम डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा 2013 के अनुसार है, क्योंकि 2011 में हुई थी जनगणना, डेटा 2013 में छपा था। तो 2013 के अनुसार क्या है, 65.8 वर्ष पुरुषों की है और 69.3 वर्ष महिलाओं की है।
ये इसीलिए है क्योंकि अब आज हम एडवांस मेडिकल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं हैं जिसका इलाज नहीं है। और इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक सबको, सारे देश के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज देने की जो योजना है वो भी इसके अंतर्गत है। तो ये सारे योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और इन योजनाओं के लाभ के कारण ही जो हमारी प्रत्याशा आयु है 1971 से 81 जो 58 साल थी पुरुषों में, वो 2013 में बढ़कर के 65.8 वर्ष हो गया है। तो ये चीज़ें सफलता के घोतक भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जनसंख्याएँ बढ़ी हैं तो हमने ये बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्शन किया। वो नेग्लेक्शन नहीं किया हम कुछ चीज़ों पे अच्छा बेहतर किया। और आप सब जानते भी हैं कि बेहतर करने का क्या परिणाम होता है। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में, प्रचलित कीमतों वर्ष पर। आय, क्योंकि हमारे लिए आय बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, आप सब जानते हैं। आय के संदर्भ में हम बात करेंगे तो 1950-51 में केवल 274 रुपये थी। सोचिए, एक व्यक्ति केवल 274 रुपये कमाता था, जबकि वर्तमान मूल्यों में जो 2015-16 के आधार पर वो हो गया 93,231 रुपये का अनुमान, 93,231 रुपीज़ है पर ईयर प्रति व्यक्ति है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतवर्ष में खनिज संपदा, वन संपदा, कृषि उत्पादन एवं जलवायु की विविधता के कारण विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। सब जानते हैं। हम कहते भी हैं, एक वर्ड हम कहते हैं भी, एकता में अनेकता। ठीक है, विविध जो सारी विविधता है या विविध संप्रभु है हमारे पास, उन सारे विविध संप्रभु में भी हमारा एकता में अनेकता और विविधता जो जितनी चीज़ें हम पाई जाती है, उन सारे विविध में भी हम लोग क्या हैं, एक हैं, समानताएं हैं हमारे साथ। तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो प्रकृति में आप सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स की क्या प्रकृति है। तो पहला पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें विकास में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भूमिका आती है। आप सब ने रतन टाटा का नाम सुना होगा। टाटा ग्रुप स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो विकास में रतन टाटा का भी हाथ है, ऐसा नहीं है कि उनके कंपनी का हाथ नहीं है। और उसी डेवलपमेंट, उसी विकास में हमारे भारत देश के भारतीय रेलवे का भी हाथ है, BHCL का भी हाथ है, HCL का भी हाथ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि निजी जितने प्राइवेट क्षेत्र हैं उनका भी हाथ है, और जो गवर्नमेंट के सरकारी क्षेत्र हैं उनका भी हाथ है। सारे क्षेत्रों का हाथ है, सारे क्षेत्रों का एक समरूप विकास है। क्योंकि हम उस पर विकास की जब डेवलपमेंट की थ्योरी पर बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये अपने आप पे महत्वपूर्ण है। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है, जिसमें लक्ष्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर तीव्र तकनीकी आर्थिक प्रगति करना है। लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की बात इसीलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात इसीलिए क्योंकि हमारे देश में संघीय ढांचा चलता है। संघीय ढांचा के बारे में आप सभी जानते होंगे, जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं इसमें देख रहे हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट अगर रहा हो तो संघीय ढांचा के बारे में पढ़े होंगे। भारतीय संविधान पढ़ते होंगे तो संघीय ढांचा पढ़ते होंगे। संघीय ढांचा में क्या होता है कि हमारे यहाँ द्विसंसाधनक प्रणाली चलती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। उच्च सदन तो राज्यसभा है, लेकिन जितनी सारी शक्तियाँ हैं वो लोकसभा के पास होते हैं। और संघीय ढांचा में जो हमारे केंद्र होते हैं, केंद्र सरकार के जो प्रधान हैं, प्रधान सेवक प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं, तो वो पूरा पावर उनके पास होता है और अपने तरीके से वो यूटिलाइजेशन करके किन क्षेत्रों पर कितना विकास करना है, उसके लिए हर एक क्षेत्रों के लिए अलग अलग, जैसे रेल क्षेत्र के लिए रेल मंत्री हो गए, खनिज के लिए खनिज मंत्री हो गए, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए उद्योग मंत्री हो गए। तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं और अलग अलग भाग से उनके व्यवस्थाओं को बांटा गया रहता है। उसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था एक संघीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें आर्थिक उत्तरदायित्वों, अधिकारों का एवं क्षेत्रों के मध्य ये बात आ गई, केंद्र एवं राज्यों को के मध्य विभाजन होता है और साथ ही उनके मध्य समन्वय की व्यवस्था भी की जाती है। हम हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, जिस राज्य में इंडस्ट्री है वहाँ पर भी सेंट्रल की इंडस्ट्री है तो सेंट्रल भी चलाएगा, केंद्र की और राज्य की है तो राज्य भी चलाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों का समन्वय एक साथ होता है और उस समन्वय के परिणाम ही क्या होता है कि सारी चीज़ों का हम परिपूर्ण से कर पाते हैं।
साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर उन्मुख है, अग्रसर है। हम चाह रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए 2024 तक। लेकिन ये 2 साल जो थे हमारे बीच के, जो 2 साल थे अभी कोरोना काल में, हमने बहुत ही ज़्यादा फेसेस किया, बहुत सारी परेशानियाँ आई, रुग्णता भी आई, साथ में हमारी अर्थव्यवस्था भी सेप पर चली गई। आप लोगों को पता भी होगा कि एक स्तर पर ऐसे जा कर के बहुत नीचे हम -26% माइनस थी हमारी जीडीपी। फिर वहाँ से उठ करके लाइनअप टाइप पे पहुँच गई है, एक सीक्वेंस पे आ गई है, और वहाँ से फिर इस साल का अनुमान है, अगर स्थितियाँ सब कुछ अच्छी रहीं तो हम लोग +11.5% का जो हमारा रेशियो है उसको शायद पूरा कर पाएंगे। तो ये मतलब हम उस नंबर ऑफ टाइप पे चल रहे हैं, उन चीज़ों पे हम चल रहे हैं। हमारा देश चल रहा है कि नहीं हम वहाँ तक पहुँच जाएं, हम वहाँ तक पहुँच जाएं, हमारी अर्थव्यवस्था वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये भी हमारे देश का एक परिपूर्णता से सहयोग रहने का प्रयास है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम उसको प्राप्त करेंगे, पालेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः विकसित हो जाएगी। अभी हुई नहीं है, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि उस अर्थव्यवस्था को हम वहाँ तक ले जाएं। अब सीक्वेंसली हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। संरचना आप सब जानते होंगे, स्ट्रक्चर आप सब जानते होंगे कि क्या संरचना होती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के विषय में अगर हम बात करेंगे तो 3, 4, 5, 6 मुख्य बिंदु हैं हमारे पास, 6 मुख्य बिंदु। पहला है भौगोलिक वातावरण है, दूसरा मानव संसाधन है, तीसरा प्राकृतिक संसाधन है, चौथा कृषि सिंचाई संसाधन है, पांचवा उद्योग संसाधन है, और छठवां परिवहन संसाधन है। तो ये सारे 4-5 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है भौगोलिक वातावरण। अब हमारा भौगोलिक वातावरण कैसा हो, किस तरीके का हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो भौगोलिक वातावरण के संबंध में हम जानते हैं कि भारत का आकार मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। यद्यपि देखने में त्रिभुज के आकार के जैसा लगता है, त्रिभुज के आकार के जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। क्या है? वो चतुष्कोणीय है। क्यों? क्योंकि भारत संपूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8.4 सेकेंड बोलते हैं, और उसके बाद साथ ही 37 पॉइंट जो होता है, ठीक है, उसके 6 कला बोलते हैं उसको, उत्तरी अक्षांश पर है, तथा 68 हमारा जो है 68.7 कला है, और साथ ही 97 पॉइंट, ठीक है, 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये हम अगर ये सब इसको देख रहे होंगे हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उनका हो सकता है पीजी में सब्जेक्ट उनका ज्योग्राफी भी हो, तो अच्छे बेहतर से इसको समझ पाएंगे ज्योग्राफी वाले हमारे स्टूडेंट। अब भारत की सीमाओं की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा देश आप सब जानते हैं अलग अलग देशों की सीमाओं के साथ लगता है। भारत की सीमाओं के संदर्भ में हम बात करेंगे तो भारत के पूरब की ओर बांग्लादेश तथा म्यांमार, जिसे हम बर्मा बोलते थे पहले, पश्चिम की ओर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, तथा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा, उत्तरी सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। साथ ही इस प्रकार बांग्लादेश को छोड़ करके भारत की सभी प्राकृतिक सीमाएं हिमालय की गोद में बसा है, और साथ में बसे रहने के साथ साथ ही इस प्रकार भारत की भू सीमा 15,200 किलोमीटर है एवं तट सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, जो मैंने पिछले भी आपको इसको बताया था, चर्चा किया था इसके बारे में। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इम्पोर्टेंस ये सारे हैं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ये है भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसलिए आप लोग इसको बेहतर से ध्यान में रखिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, सेट माइंड सेटअप रखिए, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ पाए। उसके साथ ही चूंकि भारत एक विशाल देश है, हम सब जानते हैं, यहाँ अनेक आकृतियाँ के कारण यहाँ की जलवायु की प्रकृति में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। भिन्नता कैसी है आप लोगों को ध्यान होगा। मई जून की गर्मियों में जब उत्तराखंड एवं मंसूरी एवं नैनीताल के पहाड़ों से शीतल जब हवाएं चलती हैं, वहाँ से जब शीतल हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं, उसी प्रकार वर्षा का जब टाइम आता है तो मौसम में उत्तरी मैदान, जब हम उत्तरी मैदान की ओर बात करते हैं, उस उत्तरी मैदान में इस अवधि में अगर आप बात करेंगे उत्तरी मैदान की जब आप बात करेंगे, वहाँ जलावृष्टि पूरित रहते हैं,
वहीं कुछ ऐसे भाग भी हैं जहां धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। भारत की जो चेरापूंजी नामक स्थान है उसमें प्रतिवर्ष 1200 सेंटीमीटर यानी 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तथा पश्चिमी राजस्थान और कच्छ जैसे कुछ ऐसे एकमात्र क्षेत्र हैं जहां पर 15 सेंटीमीटर की वर्षा हो पाती है एक साथ। तो इतनी, हमारा कहने का मतलब है कि इतनी विविधता पाई जाती है एक ही देश है, भारत एक ही देश है, उसी पे चेरापूंजी मेघालय पे, राजस्थान पे कच्छ, समथिंग 2500-3000 किलोमीटर के दूरी में वो स्थान है, अगला स्थान वहां पर है और उससे पिछला स्थान यहाँ पर है। लेकिन इन दोनों जगहों पर जहां पर 1200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और यहाँ पर मिनिमम बहुत ही कम, हम उसके बाद कम स्लैशिंग की बात करें तो बहुत ही कम 12 सेंटीमीटर केवल वर्षा हो रही है। तो ये सारी विविधताएं भी पाई जाती हैं। जलवायु के उपयुक्त विविधताओं के कारण ही इस देश की वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता का प्रभाव भारत की मिट्टियों में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी पे नहीं देखने को मिलता है, मिट्टी में भी इसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब क्या है, क्योंकि जलवायु के अनुरूप ही इस देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की उर्वरा शक्ति भी उस पर निर्भर करती है। ठीक है, और साथ ही निर्भर करने के साथ साथ ये होता है कि विविध प्रकार की मिट्टियां लाने के साथ उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आप सभी को पता होगा भारत का सुंदरवन का डेल्टा जो पूरे देश में सर्वाधिक उपजाऊ भूमियों में से एक है, जो सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल पर है। सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान का भाग भी है, वहाँ पर फूलों की घाटी मन्नार से और जो पहाड़ों से जितनी भी उर्वरा शक्ति है, फिर जो भी खनिज लवण जो आते हैं वो आते आते एक धरातल तक पहुँचते सुंदरवन के आसपास पहुँचते हैं, पश्चिम बंगाल के आसपास, तो एकदम सपाट गंगा और ब्रह्मपुत्र पूरी तरीके से अपने पानियों को बहा करके लेकर के आती हैं। उस पर अनेक प्रकार के खनिज लवण लेकर के आते हैं और उस पर वो हमारे देश की सबसे उपजाऊ भूमियों में से एक है। अगर भूगोल वाले हमारे साथी यदि अगर इसको देख रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं तो वो लोग उसको जरूर पता होगा सुंदरवन डेल्टा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई प्राकृतिक वातावरण की बात, भौगोलिक वातावरण की बात, क्योंकि भारत देश एक प्रकृति समृद्ध देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बात करते हैं मानव संसाधन की, ह्यूमन्स रिसोर्सेस। अभी हमने बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास कितनी है, 121.08 करोड़ की जनसंख्या है हमारे पास, जो पूरे विश्व का 17.3 या 4% है। कि इतना बड़ा भाग हमारे देश में एक छोटे से देश पे निवास कर रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इस विशाल जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जनसंख्या के उपयुक्त आंकड़ों का लगभग 68.84% यानी 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। आप सब जान रहे हैं कि ग्रामीण, हमारा देश गांवों के नाम से जाना जाता है। भारत एक ग्रामीण बहुल प्रदेश है, ग्रामीण बहुल देश है, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर जो विकास की जब डेवलपमेंट की थ्योरी जब लिखी जाती है या फिर समझाई जाती है तो गाँव की अत्यंत परिभाषा और अत्यंत विवेचनाएं की जाती हैं। आप किसी की भी बात कर लें, चाहे एक बड़े IAS या IPS अफसर की बात कर लें या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति की बात कर लें। हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमान परम श्रद्धेय रामनाथ कोविंद जी, वो भी तो गांव से ही बिलोंग करते हैं, उनका भी एक गांव है, वो भी अपने गांव से ही आते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारा जो ये देश है या फिर हमारा जो भारत देश है, जो संघीय प्रदेश है, यहाँ पर गाँव के बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक स्थिति में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में इनकी उपयोगिता पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे तो शेष जो 31.16% भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। भारत का लिंग अनुपात जो 2011 जनगणना के अंतर्गत है वो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 943 रही है। साथ ही साक्षरता दर की बात करेंगे तो 2001 में जो कि कितनी थी, 64.84% थी, जो 2011 में बढ़कर के 73% हो गई। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग या फिर लोक सेवा आयोग के संबंध में, या फिर कोई भी व्यापम की परीक्षा हो या फिर अन्य परीक्षा हो, उसमें पिछले साल एक PSC की परीक्षा हमने दी थी, CGPSC की परीक्षा में, तो सवाल पूछा गया था कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर
कितनी थी। उसमें डाटा दिया था, इधर डाटा दिया था कि 2011 के अनुसार इतनी थी और उधर 1 के अनुसार 2011 के अनुसार वाले में सामने था 2011 73%, तो वो वाला ऑप्शन सही था। तो आप लोग केवल इसको महाविद्यालय स्तर की परीक्षाओं के संबंध में ही इसको ना पढ़ें, इसकी तैयारी ना करें। आप लोग जो भी पढ़ते हैं हमारे इकोनॉमिक्स क्लास में, क्योंकि मेरा स्पेशल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही है, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाता हूँ, जितने भी पढ़ाता हूँ सारे चीज़ों को ये ध्येय रख के पढ़ाता हूँ कि भविष्य में आने वाली परीक्षाएं, चाहे वो व्यापम की हो, चाहे वो CGPSC हो, UPSC हो, या फिर रेलवे हो, बैंकिंग हो, जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स के सवाल अगर आपके लिए आते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उसका बेहतर उत्तर दे पाएँ। इस तरीके से हम आपकी तैयारी करवाते हैं। भारत की जनसंख्या की संरचना 3 आयु वर्गों में बांटे गई है, वर्षों के मध्य बांटा गया है। पहला है 0 से 15 वर्ष जो बच्चों का है, फिर 15 से 59 वर्ष जो जवानों का है, और 60 से अधिक वर्ष। जब श्रम शक्ति की बात करते हैं, जब कार्यशील श्रम शक्ति जो लेबर पावर्स की जब हम बात करते हैं, तो 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में प्राप्त होती हैं। इस आयु वर्ग के जितने भी लोग होंगे वो देश की श्रम शक्ति उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, तथा आर्थिक विकास की संभावनाएं उतनी अधिक होंगी, ये बात रखी गई। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में 35% बच्चे 14 वर्ष के आयु के थे तथा 60 वर्ष से अधिक आयु उम्र के लोगों की जनसंख्या केवल 7% थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 43% जनसंख्या बच्चों और वृद्धों के बीच थी, बच्चों और वृद्धों के बीच थी। और जो ये 43% जनसंख्या वृद्धों बच्चों की थी, उनके साथ की थी, उनके बीच की थी, दोनों के बीच की थी। और साथ में ये भी था कि 2000 उसके बाद यही प्रतिशत जनसंख्या जो आगे बढ़ी 15 वर्ष और 60 वर्ष के बीच की जो आयु का भाग था वो कितना था, 57% था। 57% आप एक मोटा मोटी अगर आप माने तो आपको काम करने के लिए जितने भी वर्क फोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन पावर्टी चाहिए, वो सारा चीज़ आपको देखने को इसमें मिला। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम अगर इस संबंध में अगर बात करें तो हमको ये समझ में आएगा, इस संबंध में निकाल पाएंगे हम कि एक बहुत बड़ा भाग हमारे देश पे, बहुत बड़ा वर्किंग पावर भाग हमारे देश पर है, जिसका हम अगर यूटिलाइज करें या उपभोग करें समय के साथ, तो हमको वो चीज़ें प्राप्त होने को मिलेगा कि हम देखते ही देखते सुपर जो हम विकासशील श्रेणी पर हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था डेवलपिंग और अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, वो डेवलपमेंट्स के पूरे तरीके से उसको अचीव कर लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन पर कुछ जो व्यवसायों का विभाजन हुआ है इस मानव संसाधन पर, उसको भी हम थोड़ा सा गौर करना चाहेंगे, उस पर भी हम नज़र डालना चाहेंगे। तो पहला है जो कृषि क्षेत्र है, उसमें 39% लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरा कृषि श्रमिक हैं जो वो 25% हैं। तीसरा वन मत्स्य और बागवानी जो लोग उस क्षेत्रों में 11% लोग काम करते हैं। फिर खादानों, घरेलू उद्योग, व्यवसाय और बृहद उद्योगों में 11% हैं। उसके साथ ही व्यापार एवं व्यवसाय में 8% तथा अन्य कार्यों में 15% श्रमिक कार्यरत हैं। ये पूरा एक वर्क फोर्स पावर का हमारा डेटा है। अब हम तीसरी बात करते हैं। हमने दो चीज़ों में बात कर ली, भौगोलिक वातावरण हमने पहला बात किया भौगोलिक वातावरण, दूसरा हमने बात किया मानव संसाधन, और तीसरा अब हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि किसी भी देश के लिए हम डेवलपमेंट की थ्योरी जब पढ़ते भी हैं, हम प्रोफेसर एडम स्मिथ कहते भी हैं अपनी थ्योरी पर कि जिस देश के पास जितनी अधिक प्राकृतिक संसाधन है या फिर जितनी अधिक प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता है, वो देश क्या करेगी, भविष्य में अपने आप को एक बेहतर और अच्छी अवस्था में पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रेंड है, उसका जो सेटअप है वो बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम एक जो हमारी जो अब की जो अर्थव्यवस्था आई है, फिर जो अब की अर्थव्यवस्था जो चल रही है, उस अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी है। आपको यदि अगर जो भी चीज़ें दी जाती हैं, मान लीजिए आपके पास 1000 मीट्रिक टन का अगर वर्किंग पावर्स का अगर कोयले का अगर आपको परिक्षेत्र मिल गया है, तो उस 1000 मीट्रिक टन को एक दिन में खोद के खत्म नहीं करना है, बल्कि उसके लिए एक रोड मैप बनाना है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल का, तो उसके बाद उसको आपको अचीव करने हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम विकास की परिधि पर, विकास की परिभाषा पर अगर अपने आप को डेवलपमेंट की थ्योरी पर अगर सेट करना चाहते हैं, तो ये जो हमारे पास संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस, इसका हमको पूर्णतः दोहन करना होगा। हम उसी पॉइंट पर अब गौर करेंगे। इसमें
चूंकि भारत संसाधनों की दृष्टि में अत्यधिक संपन्न देश है, इनके प्राकृतिक संसाधनों को निम्नानुसार अलग अलग विभाजित किया गया है, एकदम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटी गई है। पहला कैटेगरी है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन यानी हमारा लैंड रिसोर्सेस क्या है, तो सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मानव तथा जीव जंतु इसका उपयोग कर किसमें निवास करने के लिए करते हैं। पूर्णतः कृषि भूमि पर की जाती है, उद्योग की स्थापना भी भूमि पर की जाती है, नहरें एवं जलाशय भूमि पर बनाई जाती हैं, पशुओं के लिए चारागाह भी भूमि पर बनाई जाती है, रेल यातायात, सड़क, ये इन पर भी भूमि का उपयोग किया जाता है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32, जो मैं पहले पिछले पॉइंट में बता चुका हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर से आप लोग ध्यान में अपने दिमाग में डाल लेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वन स्थिति रिपोर्ट्स के अनुसार 2009-10 के अनुसार, ये 2009-10 का डाटा है, उसमें जो वृक्ष था वो उसका क्षेत्र था 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर था, जो हमारी भूगोल का पूरा जो भौगोलिक स्थान का जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल का 22.9% था। ये सारी चीजें वहां पर थी। अब चूंकि भूमि, अब हमको कुछ भी काम करना है तो भूमि पर ही करना है, हमको यदि अगर खेती भी करनी है, कृषि भी करना है, तो हम भूमि पर ही ना उसको लगाएंगे। तो भूमि संसाधन क्या है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने कहा भी अपने डाटा में कि 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व में भारत। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में आप सबको पता हो, जैसे कपास हो गया, मूंगफली हो गए, गन्ना हो गया, और कुछ ऐसी नकदी फसलें हो गई, चाय हो गया, मसाले हो गए, ऐसे कई ऐसे बेहतर और बेहतरीन क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत देश पहले या दूसरे नंबर पर है। कॉफी हो गया, इन सारे चीज़ों पर तो कहाँ पर, ये सारी चीज़ें तो भूमि पर पैदा की जाती हैं, इनका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर, भूमि पर ही किया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ही, हम विश्लेषण अगर यही निकालेंगे तो भूमि संसाधन से हमको ये विश्लेषण मिलेगा कि जितने भी हमको आपूर्ति करनी है हमारी जनसंख्या के लिए, क्योंकि 2011 के अनुसार तो हमने बताई है 121.08 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश में, ठीक है। लेकिन अभी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनके लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उनको खाने, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता में रोटी, कपड़ा और मकान है। अब एक घर में आप लोग 10 लोग 20 लोग, मान लीजिए हमारा रूम है, इस रूम में हम 20 लोग सो सकते हैं, लेकिन 20 लोग को खाने के लिए तो जरूरत है ना। अब 2 रोटी को तो 20 लोग खा नहीं सकते, खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो उन 20 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था के लिए आपको कम से कम 40 रोटी की व्यवस्था करनी होगी। तो उस रोटी के लिए आटे की, अब पैसा आपके पास बहुत सारा है, लेकिन आटा नहीं है तो क्या करेंगे? तो उस आटा लेने जाने के लिए आपको कोई, अगर आटा मिलता है तो गेहूं से बना होता है, तो गेहूं कहाँ से मिलता है? गेहूं फसल से मिलता है। फसल कहाँ होती है? तो फसल जमीन में होती है। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हम विश्लेषणात्मक तरीके से अगर ध्यान देंगे इस पर, इन बातों पर गौर फरमाएंगे, तो हमको ये समझ में आएगा कि हम हर एक चीजों के लिए हम पूर्णतः भूमि पर क्या है, हम पूर्णतः भूमि पर ही परिस्थित है, ठीक है। अब इसी भूमि संसाधन के आगे हम बात करेंगे मृदा संसाधन की, मिट्टी की बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जलवायु को विशेष रूप से वर्षा के जल के प्रवाह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के से मिट्टी को भी बांटा है। मिट्टी को भी बांटा गया है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लेटराइट मिट्टी, चौथी है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, पांचवी है दलदली मिट्टी, छठवीं है जलोढ़ मिट्टी, और सातवीं है मरु प्रदेशीय मिट्टी एवं वन प्रदेशीय मिट्टी। ये अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी हैं, इनका अलग अलग विमोचन, जैसे कि आप सभी को पता होगा कपास और मूंगफली के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतर है। महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए वहां पर बम्पर प्राइस में सोयाबीन, कपास और मूंगफली बम्पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है या फिर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर काली मिट्टी पाई जाती है। उस काली मिट्टी में उसकी अपनी अलग एक खासियत है, और उस अलग खासियत की वजह से, ये अलग विशेषता की वजह से ही वो अपने आप में विशिष्ट है। उसके बाद ये मिट्टियों के प्रकार हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेस के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारा देश, चूंकि हम
ऐसे विविधता भरे देश में रहते हैं। एक जगह तो हमने राजस्थान का नाम ले दिया, वहाँ पर थार मरुस्थल की हमने नाम ले दी, पूरा रेत रेत का खदान और पूरा रेत। लेकिन हमने चेरापूंजी का नाम लिया, मेघालय का नाम लिया, मणिपुर का नाम लिया, नागालैंड का नाम लिया, अरुणाचल प्रदेश की का नाम लिया, असम का नाम लिया, तो वहाँ पर भव्य सुंदर बड़े बड़े सिल्डवुड्स के बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े सुंदर जंगल हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि अगर हम एक जगह, अगर हम मुंबई की बात करेंगे, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर समुद्र किनारे हमारे बसा हुआ शहर, वो भी अपने आप में एक विविध है। उसी प्रकार प्रत्येक, हम सब जानते हैं कि भारत देश पूरी तरीके से मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है। जो हमारी खेती का क्रम है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तो प्रत्येक देश के प्राकृतिक संसाधनों में देश को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, किंतु भारत में वनों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। भारत में वनों के अंतर्गत कुल 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 22.9% है। जबकि भारत सरकार के द्वारा 1952 में घोषित किए गए राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रस्ताव किया गया था कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से पर वन होने चाहिए। यानी अगर हम 100% की बात करें तो कम से कम 33% पर जंगल होने चाहिए थे, जो कि हमको नहीं मिले। तो ये भी हमारे लिए एक दयनीयता की स्थिति है, संकट की स्थिति है, क्योंकि इसको हमको सही करना होगा। क्योंकि वन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह राष्ट्र की अमूल्य निधि है। वनों, इससे लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, किंतु साथ में ही अगर हम बात करेंगे तो अन्य लाखों व्यक्ति इनसे अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार प्राप्त करते हैं। भारतीय वनों में प्रतिवर्ष लाखों घन मीटर व्यापारिक लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें शाल की, आपने देखा ही होगा, सागौन की, देवदार की, सिल्वर की, फर की, शीशम की, बबूल की, नीम की, आम, शेलम आदि, ये सारे अलग अलग जो हैं हमारे पास, या फिर जो पेड़ हैं हमारे जंगलों पर, उनसे भी हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। साथ ही भारत के अनेक उद्योग जैसे कागज उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, लाख उद्योग भी वनों पर निर्भर हैं। और वहाँ से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में रोजगार मिला हुआ है, रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही ऐसे कच्चा माल के रूप में हम बांस, वेत, रोल, गोंद, लाख, रबड़ आदि, ये सारे भी जंगलों से हमको प्राप्त होते हैं। और साथ में वनों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, पशुओं के लिए हरी घास, चारा, ये सारी चीज़ें भी हमको वनों से प्राप्त होते हैं। वर्षा ऋतु में नदियों में विनाशकारी बाढ़ें भी आती हैं, तो इस विनाश को रोकने के लिए वन भी सहायक होते हैं। जल के तेज बहाव को वृक्षों से काटकर कम किया जाता है। इस प्रकार बाढ़ नियंत्रण का भी काम हमारे जंगल करते हैं। तो ये सारे जितनी भी हमने अभी पॉइंट आउट पढ़े और जो भी हमने बताया, वो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो हम आशा करेंगे कि आप अच्छे और बेहतर तरीके से हमारे इस क्लास को आप लोगों ने ज्वाइन करेंगे, और आप लोग सारे चीज़, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको अपने कॉपी पे नोट करते जाएंगे। और हम भविष्य में आशा करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक्स लेकर के आएंगे। जिन टॉपिक्स को, जो हम परीक्षा के वजह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, सारे टॉपिक हो, इन सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और अब आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके लिए नए नए तरीके से वीडियो लेकर के अपलोड कर सकें और नए नए तरीके से नए लेक्चर के वीडियो हम ला सकें, ताकि आपके भविष्य में जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके संबंध में आपकी तैयारी हो सके। पुनः आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।